हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 4 करेंगे, करिकुलर प्रोविजंस ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी स्टेज। मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के क्या करिकुलर प्रोविजंस हैं, कैसे करिकुलम होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन बातों को इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने देखो कंक्लूजन भी लिखा हुआ है इस चैप्टर का, जब मैंने रीड किया था इसमें ये बात कही गई है कि थीम बेस्ड पढ़ाओ। हमारे बच्चे छोटे हैं, 6 थीम हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल वी थिंक कैन, फूड, वाटर, शेल्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रेवल, थिंक वी मे कैन डू। और हमारे 4 सब थीम्स थे जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आज का आपका एक काम है कि कमेंट बॉक्स में आपको 6 थीम्स लिखने हैं और 4 सब थीम्स लिखने हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और इंटरेस्टेड है अपने डीएसएसबी एग्जाम के लिए, तो प्लीज जो मैं काम देती हूँ उसे किया करें, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए ही होता है। तो थीम बेस्ड पढ़ाओ छोटे बच्चों को, इसलिए हमारी ईवीएस की बुक भी थीम बेस्ड ही है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि सब्जेक्ट की बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकलो, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें ईवीएस को पूरे पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना है, सारी चीजों से कनेक्ट करके रखना है, एक बाउंड्री में बांध के नहीं पढ़ाना। तो यही सब हमारे इस चैप्टर में है, सेम बातें हैं, ज्यादा मतलब कुछ बहुत सारी बातें हमें स्किप भी करनी है इसमें, इंपॉर्टेंट हम कंप्लीट करेंगे। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। फ्रॉम एनसीएफ ऑब्जेक्टिव्स टू द सिलेबस, एनसीएफ के उद्देश्यों से पाठ्यक्रम तक। अब एनसीएफ के क्या उद्देश्य थे और उनको हमने सिलेबस में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया वो देखेंगे। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। द सिलेबस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बट एज थीम एंड ईच थीम हैज अ फ्यू सब थीम्स। कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है एक शीर्षक की सूची नहीं है, कि कंक्लूजन नहीं है, अभी तो प्रकरण है, मतलब टॉपिक्स हैं। जो हमारा सिलेबस है वो टॉपिक के रूप में होना चाहिए, तथा एक प्रकरण के कई उपकरण होते हैं। जो थीम है उसके भी कई सब थीम्स होते हैं, तो सिलेबस को थीम्स में बटा होना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन रोल जो मैंने आपको पहले कंक्लूजन में बताया थीम है। दूसरा पॉइंट, द सब थीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पाइरल एंड प्रोग्रेसिव मैनर विद एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन। मतलब जो सब थीम्स हैं वो एक स्पाइरल तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए और प्रोग्रेसिव मैनर में। मतलब जो ये एक सब थीम है, अब दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ये पहले वाले सब थीम को रिकॉल करवाए, रिपीट करवाए, उससे कनेक्टेड हो। फिर जब हम तीसरा सब थीम पढ़ेंगे तो वो दूसरे वाले से कनेक्टेड हो, फिर जब हम तीसरा पढ़ेंगे तो वो चौथे वाले से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके से प्रोग्रेसिव मैनर में थीम्स भी कनेक्टेड होने चाहिए। द सब थीम्स अलाउ फॉर अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप। जैसे कि हमने बात की, एग्जाम में पूछ सकता है कि थीम्स कैसे होने चाहिए, स्पाइरल और प्रोग्रेसिव मैनर में होने चाहिए। The themes in the syllabus do not begin by listening key concept or rather key questions which allow each child to think, apply and develop his her own understanding and articulate their own learning and ideas. Themes connect कॉन्सेप्ट से नहीं, क्वेश्चन से स्टार्ट किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम के ये उपकरण मुख्य अवधारणाओं की सूची बनाकर शुरू की नहीं किए जाते, बल्कि मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं। मतलब थीम्स को हमें कॉन्सेप्ट से शुरू नहीं करना, बल्कि बच्चे से क्वेश्चन पूछ के शुरू करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। The thematic approach help to bring in perspective from different subjects and disciplines. जो थीम है वो डिफरेंट सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। The activities are only suggestive and can be easily adapted to suit the local situations. क्रियाओं के केवल सुझाव दिए जाते हैं, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। थीमेटिक अप्रोच इन द सिलेबस, पाठ्यक्रम में विषयक पद्धति। थीमेटिक अप्रोच क्या है, किस तरीके से सिलेबस में अप्लाई होगी, वो बातें बताई गई हैं। विषय वस्तु की विषयक व्यवस्था इसलिए की गई है, मतलब थीम्स में इसलिए बांटा गया है सिलेबस को, ताकि बच्चे अपने आप को बड़े संदर्भ, एक समुदाय, एक देश के हिस्से के रूप में स्थापित कर सकें। सभी जीवित वस्तु एवं जीवन सहायक प्रक्रियाओं को पारस्परिक निर्भरता एवं अंत संबंधित, मतलब हर चीज रिलेट होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। फ्रॉम द सिलेबस टू द टेक्स्ट बुक, अब सिलेबस से टेक्स्ट बुक तक जाने की क्या प्रोसेस है। द ईवीएस टेक्स्ट बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। नो टेक्स्ट बुक इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, कक्षा 1 और 2 में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। 3, 4, 5 की ईवीएस बुक एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई है, जो एनसीएफ 2005 के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ईवीएस को थर्ड और फोर्थ कक्षा में पढ़ाया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब यहाँ पे द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट 6 थीम के बेस पर हमें सेलेक्ट करना है। ईवीएस इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि इंटीग्रेशन एक ही करना इंपॉर्टेंट है। थीमेटिक इंटीग्रेशन होना चाहिए, थीम्स का एक दूसरे से इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो बिल्ड इन थ्रू द डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड असेसमेंट। एकीकरण भी विभिन्न विषय वस्तुओं के लेन देन तथा मूल्यांकन के तरीकों के माध्यम से बनाया गया है। Integration of social aspects and pure science concept and the multi-dimensional plural realities of how we live। अध्ययन को पाठ्य पुस्तक की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पूर्ण रूप से विज्ञान की अवधारणाओं के साथ लगातार सामाजिक आयाम तथा हम किस प्रकार रहते हैं बहुआयामी अनेक तथ्यों का संयोजन किया गया है। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन से हम साइंस, ईवीएस हर एक चीज को रिलेट कर पाते हैं। मेन ये रखना याद दिमाग में, ईवीएस को इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाना है। द वेराइटी ऑफ फॉर्मेट, विभिन्न प्रकार की रूपरेखा इंक्लूड, जिसमें क्या क्या होता है, स्टोरीज, नैरेटिव्स, इंटरव्यूज, डायरी, न्यूज, रिपोर्ट्स, पोएम्स, डिस्कशंस, ये सब हमारे ईवीएस में इंक्लूड होती हैं। ये सारी फॉर्म्स बच्चे में जिज्ञासा, उच्चारण, समानुभूति, प्रयोग करने, खोज एवं छानबीन करने तथा मुक्त अभिव्यक्ति के लिए काफी क्षेत्र प्रदान करते हैं। अब लेसन बेस्ड ऑन रियल पीपल एंड रियल एक्सपीरियंसेस, अब ये बताया गया है कि क्लास 1 का जो लेसन 5 है, अनीता एंड हनी बीज, लेसन 26 है, उसमें क्या किया गया है कि बच्चों को रियल पीपल्स और रियल एक्सपीरियंस प्रदान किए गए हैं, जो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारे लेसन ही बताए गए हैं। लेसन बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट एंड रियल स्टोरी कौन सा है, क्लास 4 का लेसन है 10 हु तू, ये है। ये एक्टिविटीज बताई गई हैं कि कौन सी क्लास में कौन सी एक्टिविटी करवाई जाए है, कौन से पेज नंबर पे है। ये डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। सपोर्टिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कौन सा, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल, 3 प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे करके सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर, कुछ बच्चे सुनकर बेहतर सीखते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के। वैरायटी ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज हेल्प टू फोस्टर द मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डन के, ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेनी चाहिए अगर जिस बच्चे ने नहीं की है तो। देखो 100 मार्क्स का एग्जाम है, डीपली हर चीज पूछी जाएगी, कोई भी चीज छोड़ के नहीं चला जा सकता। आखिरकार आपकी सैलरी 60 से 70 हजार के बीच में रहेगी। इतना पैसा ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, मेहनत करोगे तब मिलेगा। सपोर्ट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, ये एग्जाम्पल बताए गए हैं। डीलिंग विद सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों का सामना करना। एक्सपोज स्टूडेंट टू रियल वर्ल्ड, नेचुरल एंड सोशल, छात्रों को वास्तविक, प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया से परिचित कराया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए कि क्लास 3 का एक चैप्टर है 6, उसमें द फूड वी ईट से परिचित कराया गया है कि किस तरीके से फूड बनता है, क्या प्रोसेस है। गोइंग बियॉन्ड द क्लासरूम एंड द टेक्स्ट बुक, कक्षा और पाठ्य पुस्तक से के दायरे से बाहर निकलना, जो हमने कंक्लूजन में पढ़ा भी था कि मेन पॉइंट है। एनसीएफ 2005 recommend that children life at school must be linked with their life outside the school। मतलब एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि बच्चे को पढ़ाना है हमें बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं कि क्लास 3 में 6 चैप्टर है, छोटू हाउस, फिर क्लास 4 में लेसन 22 है, वर्ल्ड इन माई होम। बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ, अनुभव लाने बांटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कुछ चैप्टर में कौन सी क्लास में क्या बात कही गई थी। बच्चों को माता पिता, बड़ों और समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करके सूचनाएं ढूंढने एवं वितरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरीके का किसमें किया जा रहा है काम, क्लास 3 के चैप्टर 16 में गेम वी प्ले, तो ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैलेंजेस इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्टिंग ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उनके विविध अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान का निर्माण करें। चिल्ड्रन नीड टू बी हेल्प्ड टू मेक कनेक्शंस बिटवीन देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द एनवायरनमेंट, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया और जो एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस का, उनको कनेक्ट करने में आपको मदद करनी है, जो ईवीएस पढ़ाते हुए एक चैलेंज है। उपागम के लिए शिक्षकों को अधिगम अनुभवों की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अप्रोच रिक्वायर्स टीचर टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस।
रिक्वायर्स टीचर्स टू मूव बियॉन्ड द इंडिविजुअल बाउंड्रीज ऑफ डिसिप्लिन। शिक्षकों को विषयों की व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता है। जैसे टीचर को एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसे टॉपिक जो एक दायरा है उससे बाहर के भी एग्जाम्पल्स को लेके आना है, इस बाउंड्री से बाहर निकलकर। कि ये नहीं कि ईवीएस पढ़ रहे तो ईवीएस में फंसे रहे, इंग्लिश से उसे कनेक्ट करें, हिंदी से उसे कनेक्ट करें, मैथ से उसे कनेक्ट करें। तो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी बाउंड्री से बाहर निकलकर और चीजों से भी डिसिप्लिन को कनेक्ट करें। तो हमारा आज का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कंक्लूजन मैंने पहले भी लिखा था कि हमें थीम बेस पढ़ाना है, और दूसरा पॉइंट क्या था कि सब्जेक्ट की बाउंड्री से बाहर जाना है। और तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। DSSB आपका इंतजार कर रहा है अगर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे पूरी लगन से, क्योंकि ये टाइम क्रूशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय।